हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी की। जी हाँ, जुनून इकोनॉमिक्स की एक सीरीज चल रही है हमारी दिसंबर 2026 के लिए। ठीक है, इसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के वो हम कवर कर रहे हैं। पूरे डिटेल्ड कोर्स में एनरोल करने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, आपका 15 जुलाई से इसका लाइव बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अब ध्यान से समझो, आज जिस हम थ्योरी की बात कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम समझेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी में इनडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट, इनडिफरेंस कर्व थ्योरी, बजट लाइन, इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी थोड़ा मैं आपको बताऊंगी, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बेसिक्स है काफी, पर मैंने यही सही समझा कि हम स्टार्ट बेसिक से ही करेंगे। एकदम से मैं आपको एडवांस टॉपिक पढ़ाने लग जाऊं तो है ना, स्टार्ट हम बेसिक टॉपिक से ही करेंगे। आगे आने वाले टाइम में हम एडवांस टॉपिक्स भी जो हैं वो कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट हैं, दैट मीन्स आपके एग्जाम के लिए, वो मैं कवर करती जाऊंगी। और आप में मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स पर लेक्चर्स चाहते हो। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिए, ये हमारा कोर्स है दिसंबर 2026 का। ठीक है, मतलब आप फीचर्स आपके सामने है, देख सकते हो, और सक्सेस स्टोरीज आप चैनल पर जाकर देख सकते हो हमारी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की। आई विल नॉट टेल एनीथिंग। सो देखिए, ऑर्डिनल यूटिलिटी स्टार्ट करते हैं। आपको ना, जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ना शुरू करते हो, कोई थ्योरी पढ़नी शुरू करते हो, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज कि हमेशा आप उसका, उस थ्योरी का ईयर और उससे जुड़ा हुआ ऑथर ये पढ़ा करो। ये बहुत जरूरी है। बच्चा इसको स्किप कर देता है, पर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है कि एग्जाम में जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी थ्योरीज हैं, कंसेप्ट्स हैं, इंट्रोड्यूसर्स हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी। सो ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट 1934 में आया था। हिक्स एंड एलन ने ये कंसेप्ट दिया था। बेसिकली ऑर्डिनल यूटिलिटी और कार्डिनल यूटिलिटी में ये फर्क होता है। कार्डिनल यूटिलिटी में हम पढ़ते थे कि जो यूटिलिटी है उसको हम नंबर की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, है ना, कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर चीज से 10 यूनिट्स यूटिलिटी मिल रही है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। ऑर्डिनल यूटिलिटी बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, कि हम नंबर की फॉर्म्स में आप कैसे बता दोगे कि भाई मुझे इतने 2 3 इतने नंबर में इतनी यूटिलिटी इस चीज से मिल रही है, कैसे बता दोगे, है ना। सो ये कहता है कि भाई यूटिलिटी को आप रैंक कर सकते हो। हाँ, आप ये बता सकते हो कि भाई मुझे बनाना से ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, सेब एप्पल खा के मुझे कम यूटिलिटी मिलती है, पर आप उसको नंबर की टर्म्स में नहीं बता सकते। है भी ये बात सही, है ना। सो हिग्स ने अपनी थ्योरी इन डिफरेंस कर्व जो है ये पब्लिश करी थी बुक में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पूछा भी गया है। हिग्स की बुक से वैल्यू एंड कैपिटल इस बुक का नाम है, और ये बुक 1939 में पब्लिश हुई थी। समझ गए बात को। चलिए अब हम समझते हैं इनडिफरेंस कर्व थ्योरी। सो इनडिफरेंस कर्व थ्योरी की जब हम बात करते हैं, इनडिफरेंस कर्व क्या है, ये चीजों की ना डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और डेफिनेशन को हमको रट्टा नहीं लगाना, समझना है। ठीक है, सो इनडिफरेंस कर्व थ्योरी, इनडिफरेंस कर्व is the locus of the points of combinations of two goods which yield same utility to the consumer, विच यील्ड सेम। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। जब भी हम ऐसी वाली डेफिनेशंस याद करते हैं, इंडिफरेंस कर्व है, आइसोक्वेंट है, बजट लाइन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इनकी डेफिनेशंस को कभी रटिए मत। मैंने कभी नहीं रटी इनकी डेफिनेशंस। आप देखेंगे जितनी बार मैंने आपको ये कंसेप्ट करवाया ना, कोई 1 2 3 4 लफ्ज आगे पीछे होंगे, क्योंकि वो चीज रटी नहीं हुई, मैंने समझी हुई है, उससे खुद लिखते हैं डेफिनेशन में, है ना। तो मतलब कि जब आप रट लेंगे ना उस चीज को, तो एग्जाम में तो देखो वो चीज एग्जैक्ट ऐसे पूछी नहीं जाएगी जैसे आपने रटी है, एग्जाम में घुमा फिरा के पूछी जाएगी। आपको मतलब इसमें अब क्या क्लियर होना चाहिए आपको कि क्या, देखो कीवर्ड देखो, सेम यूटिलिटी, ये इसका कीवर्ड है। जब हम इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन पढ़ते हैं, कीवर्ड है सेम यूटिलिटी, दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस। ठीक है, यू कैन यूज द वर्ड हियर डिफरेंट आल्सो, दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो कंज्यूमर को सेम यूटिलिटी दे रहे हैं, ये इनडिफरेंस कर्व है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि इसोक्वेंट कर्व, इसोक्वेंट में का कीवर्ड क्या होता है, सेम क्वांटिटी, दो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशंस
जो सेम क्वांटिटी सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इक्विवेलेंट है। समझ गए? तो इस तरह आपको वो कीवर्ड जो है वो याद रखना होता है और उससे उसकी डेफिनेशन अपने आप बन जाती है अगर आपने समझी हो तो। अब देखो, तो इस साइड हम ले लेते हैं गुड एक्स और इस साइड हम ले लेते हैं गुड वाई। तो इनडिफरेंस कर्व नॉर्मली हम बोलते हैं कि कन्वेक्स शेप बनती है इनडिफरेंस कर्व की। क्यों कन्वेक्स बनती है? बिकॉज द स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? डिमिनिश होता है। बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश होता है, इसलिए इनडिफरेंस कर्व की शेप कन्वेक्स बनती है। आप कहोगे ये क्यों डिमिनिश होता है? सब चीजें समझाती हूँ। तो दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन और देखो उन्होंने में ट्रेड ऑफ है। अगर एक गुड ज्यादा लूंगी तो दूसरा गुड कम ही करूंगी ना, ठीक है। अब इसमें क्या कि अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे ए बी सी डी, है ना। ये सारे पॉइंट्स कंज्यूमर को सेम यूटिलिटी दे रहे हैं। तो ए पॉइंट पर जितना एक्स कंज्यूम किया जा रहा है और जितना वाई कंज्यूम किया जा रहा है ना, अलग अलग यूनिट। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस तरह से x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4। अब ये वाले पॉइंट पर, ए पॉइंट पर उसने जितना y और जितना x कंज्यूम किया वो उतनी ही यूटिलिटी कंज्यूमर को दे रहा है जितना बी पॉइंट पर कंज्यूम किया गया x एंड y दे रहा है, जितना सी पॉइंट पर कंज्यूम किया हुआ x एंड y दे रहा है। यानी कि कंज्यूमर इनडिफरेंट है। कंज्यूमर इनडिफरेंट का क्या मतलब है कि भाई सारे कॉम्बिनेशन उसको एक जैसे यूटिलिटी दे रहे हैं, आइडेंटिकल यूटिलिटी दे रहे हैं सभी कॉम्बिनेशंस उसको, ठीक है। तो दैट इज द इनडिफरेंस का। अब जैसे मैंने कहा था डिमिनिश, अब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के पीछे वही डेफिनेशन है जो हम पढ़ते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाली। देखो ध्यान से समझो, क्या पढ़ते हैं हम जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं, उसमें हम ये चीज समझते हैं कि जब कंज्यूमर एक यूनिट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करे और ज्यादा कंज्यूम करने लगे, बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लग जाए, तो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के साथ साथ उसकी उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है ना। बचपन में मुझे आइसक्रीम खाने का बड़ा शौक था। मैंने आइसक्रीम खाई, रोज खाई, 3 दिन खाई, 4 दिन खाई, 5वें दिन खाई, 6ठे दिन खाई। अगर एक दिन तो मेरी यूटिलिटी उससे कम होनी शुरू हो जाएगी। एक दिन तो बंदा ऊब जाता है ना वो चीज खा के, तो उसकी यूटिलिटी डिमिनिश होती है अल्टीमेटली एडिशनल यूनिट से, कमोडिटी के। सो अब एमआरएस के पीछे भी यही सिद्धांत है। पता कैसे? ये देखो, अब क्योंकि जो एमआरएस होता है, एमआरएस क्या है? एमआरएस इज बेसिकली रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ एक्स एंड वाई। ये दोनों की रेशियोज हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, यहाँ पे मैं एक्स लूं, अगर मैं यहाँ पे वाई लूं, है ना, तो ये 5 यूनिट एक्स के। अब वाई मान लो ये 1 यूनिट एक्स का 10 यूनिट्स वाई के कंज्यूमर को सेम उतनी ही यूटिलिटी दे रहे हैं जितने 2 यूनिट्स एक्स के और 5 यूनिट्स वाई के दे रहे हैं। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन। अब इन कॉम्बिनेशन से आपको ये चीज समझ आएगी एमआरएस डिमिनिश कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ, यहाँ पे मैंने कितने 5 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5 से हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3, हम 2 यूनिट सेक्रीफाइस किए, 3 से लिख लेते हैं हम 2, 1 यूनिट उसने सेक्रीफाइस किया। तो आप देख रहे हो ये चीज डिमिनिश हो रही है। मतलब पहले उसने एक्स का 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए ना वाई के 5 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिए। भाई एक्स से बड़ा उसका फेवरेट प्रोडक्ट है एक्स उसका बड़ा फेवरेट प्रोडक्ट है। एक्स का 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेने के लिए उसने 5 यूनिट वाई के सेक्रीफाइस कर दिए। जैसे जैसे एक्स से उसका मन ऊबता जा रहा है, जैसे आइसक्रीम वाली चीज बताई है ना, वो वाई का देखो कम कर रहा है पहले से। अब वाई के सिर्फ 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है, मैं वाई के 2 ही कर सकता हूँ एक्स का 1 एक्स्ट्रा लेने के लिए। अब 5 नहीं करूंगा, इतना भी मेरे लिए वो इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा। बात समझो, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि एक्स से मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है उसकी, है ना, फिर वो सिर्फ 1 यूनिट सेक्रीफाइस करता है। सो दैट इज एमआरएस इज बेसिकली रेशियो ऑफ एमयू एक्स ओवर एमयू वाई, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स amount of y, amount of y that consumer is willing to sacrifice or consumer is willing to give up
टू गेट ईच एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। समझ गए बात को? अच्छा, अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी समझने से पहले हम ना अजम्पशन समझते हैं। चलिए, अजम्पशंस ऑर्डिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस हैं बेसिकली। ये अजम्पशंस ना ऑर्डिनल यूटिलिटी की ये है ना, पर इसमें अगर मैं अलग से इंडिफरेंस कर्व थ्योरी पढ़ रही हूँ या रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी की अजम्पशंस ऑर्डिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस है, पर इन अजम्पशंस को अगर मैं इंडिफरेंस कर्व के कंटेक्स्ट में पढ़ रही हूँ ना, तो इनका थोड़ा मतलब अलग है। अगर मैं इन अजम्पशंस को रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के कंटेक्स्ट में पढ़ रही हूँ ना, तो उनका मतलब अलग है। ठीक है, तो आज का हमारा बेसिक जो है वो इंडिफरेंस कर्व है जिस पर हमको बात करनी है। तो इसकी अजम्पशन में देखिए, एक अजम्पशन जो आप सबको पता है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है कि हर थ्योरी में तकरीबन हम लेते हैं। अब इसमें क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर की बात हो रही है, तो माना जा रहा है कि भाई कंज्यूमर एक रैशनल ह्यूमन बीइंग है। रैशनल वैसे नॉर्मल एक लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, जो सियाना बंदा होता है उसको हम रैशनल बोलते हैं, है ना। अब इकोनॉमिक्स टर्म में एक रैशनल कंज्यूमर क्या कौन है? रैशनल कंज्यूमर वो है जो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है, जो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है। एक रैशनल प्रोड्यूसर कौन है? जो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर रहा है। ठीक है, अगली चीज वही है कि इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में हम यूटिलिटी को क्या मान रहे हैं? ऑर्डिनल, यानी कि हम रैंक कर सकते हैं पर यूटिल्स में, नंबर्स में नहीं बता सकते कितनी किससे मिली। अगली चीज, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में ना वीक ऑर्डरिंग की बात करते हैं। वीक ऑर्डरिंग का इसमें मतलब वही है कि कंज्यूमर को इंडिफरेंस कर्व के सारे पॉइंट्स पर सेम ही यूटिलिटी तो मिल रही है ना। ए पर भी उतनी मिल रही है, बी पर भी, मतलब इनडिफरेंट है सभी पॉइंट्स पर, कोई एक उसकी एज ए खास प्रेफरेंस नहीं है ना, ये चीज। अगली चीज जो मैंने आपको कही थी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी वाली, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी। अब इस चीज को ना बड़े ध्यान से समझना। नॉर्मली जब मैं बात करती हूँ ना कंसिस्टेंसी की, है ना, नॉर्मल डेफिनेशन में हम कंसिस्टेंसी में क्या पढ़ते हैं कि भाई अगर एक टाइम पर एक कंज्यूमर ने ए को प्रेफर कर लिया बी से, तो एट एनी अनदर टाइम जब दोनों अवेलेबल हैं तो वो ए को ही प्रेफर करेगा बी से, बी को नहीं करेगा। अगर बी को कर लिया तो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर हो गया, पर कंज्यूमर का बिहेवियर कंसिस्टेंट है। पर अभी तो मैंने बोला कि भाई इंडिफरेंस कर्व में हम एक को दूसरे से प्रेफर कर ही नहीं रहे, सारे यूटिलिटी कॉम्बिनेशन सेम रख रहे हैं। तो इंडिफरेंस कर्व में कंसिस्टेंसी को हम ऐसे समझेंगे, ध्यान से समझो, ऐसे समझेंगे कि अगर एक वन टाइम एट एनी टाइम कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, दोनों में इनडिफरेंट है, यानी कि दोनों उसके लिए सेम यूटिलिटी रख रहे हैं, तो एट एनी अनदर टाइम व्हेन बोथ आर अवेलेबल टू हिम, दूसरे टाइम पे जब दोनों उसके पास अवेलेबल है, तो फिर से वो दोनों में इनडिफरेंट ही होगा। ही विल बी अगेन इनडिफरेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इसी तरह से ट्रांजिटिविटी को नॉर्मली हम ऐसे पढ़ते हैं ना, आपने जो सुना होगा कि अगर ए को बी से प्रेफर किया, बी को सी से किया, तो ए को भी सी से करेंगे, ऐसा पढ़ते हैं। ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में हम ऐसा लिखते हैं इसको। पर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इसको हम कैसे लिखेंगे? मेरी बुक में भी असम्पशन दी हुई है, देखना जब आप मेरी बुक का पेज नंबर कितना निकल 17 निकालोगे, ई पॉइंट पढ़ो। ई पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ट्रांजिटिविटी डिपिक्ट्स दैट इफ ए कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन ए एंड बी। अगर कंज्यूमर, इस कंटेक्स्ट में ट्रांजिटिविटी क्या है कि अगर कंज्यूमर ए एंड बी में इनडिफरेंट है, बी एंड सी में इनडिफरेंट है, तो वो ए एंड सी में भी इनडिफरेंट होगा। समझ गए बात को? सो दीज आर द कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी असम्पशंस इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। आगे हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। अच्छा, आपको ये चीज भी पता है ना कि जब मैं एक ही डायग्राम पर काफी सारे इंडिफरेंस कर्व्स बना दूं तो इट विल कॉल्ड बी इंडिफरेंस मैप। ये इंडिफरेंस मैप होता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ये है कि भाई दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। टू आइसेस कांट
कट ईच अदर। ठीक है, अगली है इसकी प्रॉपर्टी कि हायर इंडिफरेंस कर्व मींस मोर यूटिलिटी, मींस मोर सेटिस्फेक्शन। ये आपका इंडिफरेंस कर्व एक ए है एक बी है, बी से कंज्यूमर को ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है ए से, जितना हाइयर होगा उतनी यूटिलिटी मिलने वाली यूटिलिटी उससे ज्यादा होगी। ठीक है, और नॉर्मली जैसे मैंने बताया आपको कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। ठीक है, मुझे x ज्यादा चाहिए तो y कम कर, y ज्यादा चाहिए तो x कम करना पड़ेगा, है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एंड कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है, क्या कारण बताया, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। अब मेरी बात इसको बड़े ध्यान से समझना। देखो, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में इंडिफरेंस कर्व बनता है ऐसे, इधर ले लेते हैं y, इधर लेते हैं x। ठीक है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होता है, कन्वेक्स नहीं होता। डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है क्योंकि इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होती है। जब भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट हो तो इंडिफरेंस कर्व आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। इस पर मैंने एक शॉर्ट बनाया है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में इंडिफरेंस कर्व की शेप। और ये ना एक बड़े स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट रहता है कि ये जो मैं राइट एंगल वाला बना रही हूँ ना, राइट एंगल परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में ये जो मैं राइट एंगल बना रही हूँ ना, इसमें हम पढ़ते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, दैट आइदर 0 और इन्फिनिटी। अब 0 कैसी है, इन्फिनिटी कैसी है, क्या दोनों होता है? हाँ, दोनों होता है। इस पर शॉर्ट बनाया पूरा, वो देख लेना, उसमें मैंने ये चीज समझाई क्यों ऐसा होता है। ठीक है, इसका जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है इसमें इन्फिनिटी होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपका 0 होता है। क्यों और कैसे के लिए वो वीडियो देखनी जरूरी है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसको अगर समझाने लग गई आगे भी बहुत कुछ है समझाने वाला। आगे देखिए द नेक्स्ट थिंग। सो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में हमने समझा दिया। द नेक्स्ट थिंग इज बजट लाइन। अगली चीज जो पढ़ानी है बजट लाइन। सो देखिए, बजट लाइन पढ़ते हैं और बजट लाइन के बाद हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे। सो लेट्स सी बजट लाइन, ये क्या हो रहा है? पेन, ओके, चलो ये देखो, ये मेरी बजट लाइन है। ठीक है, इस साइड पर मैं ले लेती हूँ गुड एक्स, इस साइड पर मैं ले लेती हूँ गुड वाई। दैट इज माय प्राइस लाइन और यू कैन से इट इज माय बजट लाइन। अब ध्यान से यहाँ पे बजट लाइन की डेफिनेशन समझो। बजट लाइन का होता है कि एक अपनी सेम इनकम से जो कंज्यूमर है, अपनी गिवन इनकम से जो कंज्यूमर है, वो दो अलग अलग कमोडिटीज के कौन से कॉम्बिनेशंस बाय कर सकता है विद हिज गिवन इनकम। ठीक है, एक्स एंड वाई के अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो कंज्यूमर बाय कर सकता है विद हिज गिवन इनकम। ठीक है, सो बजट लाइन शो combinations of two goods that can be bought with his given income, with consumer's given income। ठीक है, अपनी गिवन इनकम से, जैसे मान लीजिए 100 रुपया उसके पास, 100 रुपये से वो इतना एक्स एंड इतना वाई खरीद सकता है, दैट मच वाई एंड दैट मच एक्स। इसी तरह से 100 रुपए से वो इतना वाई एंड इतना वाई एक्स भी खरीद सकता है, उसी 100 रुपए से वो इतना वाई और इतना एक्स भी खरीद सकता है। यानी कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस टू गुड्स के दैट कैन बी बाउट विद हिज गिवन इनकम। ठीक है जी, सो दैट इज योर बजट लाइन।
अब यहाँ पे ना बजट लाइन के बारे में एक दो चीजें जो है वो जरूर समझ लो, दैट आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक तो होती है बजट लाइन की मेरी इक्वेशन जो होती है ऐसे बनती है, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, दिस इज द बजट और इनकम, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी मल्टीप्लाई क्वांटिटी प्लस प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी मल्टीप्लाई इट्स क्वांटिटी। ठीक है, अब जो चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि जब भी देखो, जब भी ये बजट लाइन है ना, तो क्या होता है कि इस साइड में ले लेती हूँ गुड वाई, इस साइड में ले लेती हूँ गुड एक्स। क्या होता है कि जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी ना तो आपकी बजट लाइन आगे शिफ्ट होगी। अब क्या है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो वो एक्स एंड वाई दोनों चीजों का परचेज पहले से बढ़ा रहा है, बजट लाइन आगे शिफ्ट हुई। अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो मेरी बजट लाइन पीछे शिफ्ट होती है। समझ गए? पर प्राइस चेंज के केस में ये चीज ऐसे नहीं होती। प्राइस चेंज के केस में ये चीज कैसे होती है? ये इनकम चेंजेस के केस में थी, है ना। अब ये समझिए जो समझा रही हूं, ये बजट लाइन है मान लो, और मान लो प्राइस जो है एक्स कमोडिटी का चेंज हुआ। ठीक है, चेंज हुआ। चलो मान लो एक्स कमोडिटी का प्राइस कम हो गया। अगर प्राइस एक्स कमोडिटी का प्राइस पहले से कम होगा ना तो कंज्यूमर क्या करेगा? उसकी डिमांड बढ़ाएगा। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है हमने, क्या करेगा? डिमांड बढ़ाएगा। तो एक्स की तरफ से ये बजट लाइन मेरी आगे शिफ्ट होगी। ध्यान से समझो, प्राइस एक्स का कम होने से प्राइस लाइन आगे आई है, उल्टा है, इसमें इनकम जैसा सिस्टम नहीं है। प्राइस एक्स का कम हुआ, बजट लाइन आगे आई। और अगर प्राइस एक्स का बढ़ा तो इसी तरह से जो बजट लाइन है मेरी वो पीछे जाएगी। ठीक है, तो प्राइस जो है एक्स कमोडिटी का कम होगा तो प्राइस लाइन एक्स की तरफ से आगे आएगी, प्राइस बढ़ेगा तो पीछे जाएगी क्योंकि डिमांड कम कर देंगे। और ये सेम चीज अगर मान लो वाई है, ठीक है, जैसे अगर मान लो कि ना ये वाई का प्राइस चेंज हुआ, ध्यान से समझना, अगर वाई का प्राइस चेंज हुआ है ना तो फिर वाई की तरफ से ये चीज होगी। दैट मीन्स अगर वाई का, इस साइड मैंने वाई लिया है ना, वाई का प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगी तो प्राइस लाइन पीछे शिफ्ट होगी। और अगर वाई का प्राइस कम हो गया, पहले से कम होने से क्या है? डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो वाई पहले इतना कंज्यूम करता था अब ज्यादा कंज्यूम करेगा, यानी कि ये लाइन ऐसे आगे आएगी। समझ गए ये चीज? चलिए आगे हम फाइनल अपनी आउटकम पर पहुंचते हैं, दैट इज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये मेरी बजट लाइन है, इस साइड मैंने वाई, इस साइड मैंने y ले लिया और इस साइड मैंने ले लिया x। ठीक है, तो ये क्या बजट लाइन, मैं इसको ए बी लिख लेती हूँ, ए बी। और याद रखिएगा बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ बजट लाइन इज प्राइस ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ y। ठीक है, प्राइस रेशियोज इसका स्लोप है। तो इसके ऊपर अब ना ये मैंने एक इनडिफरेंस कर्व बना दिया। ठीक है, ये जहां पे ये दोनों कट करते हैं वहीं पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। ध्यान से समझो, इसका स्लोप क्या था? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का स्लोप क्या था? अपना इनडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या था? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, यही था। आप ऐसा बोल सकते हो कि जिस पॉइंट पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसके इक्वल है प्राइस रेशियोज के, दैट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। आपको कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये फार्मूला लगेगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बिकॉज MRS इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज, है ना, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। सो जिस पॉइंट पे ये दोनों बराबर हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट थिंग, एक चीज और यहाँ पे आपको देखनी, इसको हम सेकंड ऑर्डर कंडीशंस भी बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी बोलते हैं। वो ये है कि क्या है कि एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी के पॉइंट पर ये जरूरी है, क्या जरूरी है? कि इनडिफरेंस कर्व कन्वेक्स हो, क्योंकि अगर इनडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होगा, आप ऐसा भी समझ लग सकते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी डिमिनिशिंग, शुड बी डिमिनिशिंग। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर ये डिमिनिश होना चाहिए। ठीक है जी,
सो दैट इज योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई होप कि आज की क्लास में आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी, काफी कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, और अगर आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, अच्छे व्यूज दोगे, अच्छे कमेंट्स दोगे, तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी बिल्कुल आपके एग्जाम तक। ठीक है, तो मुझे कमेंट्स में बता जरूर देना, इसलिए फीडबैक जरूरी है। आपकी फीडबैक मोटिवेशन देती है, इंथुसियाज्म देती है सीरीज को कंटिन्यू रखने का। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मेरा भी अच्छा रहेगा और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।